नमस्कार। एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एबीपी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब आपका शो, जनता से जुड़ा हुआ शो, समाज का शो, संपूर्ण राष्ट्र का शो, जिसमें देश की सभी बड़ी खबरों के साथ हम आते हैं, उसका करते हैं विश्लेषण और आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी पर इन खबरों का कैसा पड़ता है प्रभाव। तो आइए सबसे पहले खबरों के मेन्यू पर नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या खास है। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि बार बार औरंगजेब का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से विरोधी दलों पर निशाना साध रहे हैं। औरंगजेब की सियासी एंट्री से बीजेपी को क्या फायदा मिलता है और इसी बहाने बीजेपी अपनी राह को क्या आसान बनाने की कोशिश करती है, इसका करने वाले हैं विश्लेषण। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 रैलियां की हैं महाराष्ट्र में, जिसके जरिए 38 सीटों पर सीधे उनकी ओर से निशाना साधा गया है। महाराष्ट्र में की गई इन रैलियों के जरिए विपक्षी नेताओं पर चुन चुनकर पीएम मोदी की ओर से वार किया गया। डबल इंजन सरकार के कामकाज गिनाए गए तो अगले 5 सालों का रोड मैप भी सामने रखा गया। इन 38 सीटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका करेंगे विश्लेषण, उसके बारे में भी विस्तार से देने वाले हैं आपको जानकारी। बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की। आपको बताते चले कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आतंकी कहा था और आज योगी आदित्यनाथ की ओर से उन पर सियासी पलटवार किया गया है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अध्यक्ष अपने ही फेंके गए जाल में फंस गए हैं। इसके बारे में भी देने वाले हैं आपको पूरी जानकारी। चौथी बड़ी खबर होगी उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई। आपको बताते चले कि लगातार उनके हेलीकॉप्टर की दूसरे दिन भी तलाशी की गई है। बाकायदा इसका वीडियो उद्धव ठाकरे की ओर से ही जारी किया गया है। उन्होंने इसके सहारे किस तरह से बीजेपी पर साधा है निशाना और चुनाव आयोग की ओर से अगर इस तरह से आपको बताते चले कि लगातार तलाशी हुई है तो हेलीकॉप्टर से क्या मिला है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और फिर सबसे बड़ी खबर एक और इसी मुंबई से सामने आई है, जहां पर मेरी मौजूदगी है। लॉरेंस बिश्नोई का गिरफ्तार शूटर शिवा लगातार बोल रहा है। आज ही के दिन आपको बताते चले पिछले महीने 1 महीने पहले आज ही के दिन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से लगातार मुंबई पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शिवा की ओर से क्या क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जनहित की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मैं महाराष्ट्र में मुंबई में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। 288 सीटों पर यहां पर चुनाव है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दाम हैं, लेकिन इसी बीच औरंगजेब के बहाने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर बीजेपी के नेताओं की ओर से निशाना साधा जा रहा है। औरंगजेब की सियासी एंट्री कराकर क्या ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसी पहली बार हुआ नहीं है जब महाराष्ट्र के चुनाव में औरंगजेब की एंट्री हुई हो, लेकिन औरंगजेब किसको पहुंचाता है सियासी फायदा, किसका करता है नुकसान और बीजेपी के नेता बार बार इसका नाम क्यों ले रहे हैं, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ओवैसी के सहारे औरंगजेब का नाम लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमला सोमवार को महाराष्ट्र के मालवड़ी की सभा में किया। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ओवैसी और फडणवीस के बीच जुबानी जंग कई दिनों से चल रही है। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। तुमताम के साथ ओवैसी और फडणवीस एक दूसरे पर बयानों के बम फोड़ रहे हैं और इसी सियासी जंग में औरंगजेब के नाम के साथ पाकिस्तान की एंट्री कल पहली बार हुई। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। परसों जब ओवैसी औरंगाबाद में रैली करने गए थे, तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर ये कहते हुए निशाना साधा था कि उनका सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाब चुकनाचूर हो जाएंगे। फडणवीस अपनी सभाओं में लगातार वोट जिहाद और धर्म युद्ध का जिक्र करके ध्रुवीकरण का कार्ड खेल रहे हैं और इसी लिस्ट में कल उन्होंने औरंगजेब से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र करके चुनावी पारा हाई कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को चाहिए कि इसका नोटिस ले, क्योंकि ये धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। भाई वोट डालेंगे लोग, धर्म युद्ध कहाँ है। ये सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2023 में महाराष्ट्र में हुए। कांग्रेस कह रही है कि औरंगजेब का नाम लेने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है।
पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चुनाव में जवाब दो ना हम लोगों को, कोई तुक नहीं है इन बातों का। तो ये जो बोल रहे हैं मैं समझता हूँ नुकसान इन्हीं को है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां करती आई है। ये कांग्रेस ऐसा एक पार्टी है, INDA ऐसा एक गठबंधन है, वो केवल एक वर्ग का लोगों को अपीसमेंट करने वाले हैं। केंद्र से कुछ भी देते हैं हम सबके लिए देते हैं, सबके साथ सबका विकास हमारा नारा है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के नेता औरंगजेब का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। अमित शाह से लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ तक अपनी सभाओं में औरंगजेब का जिक्र कर रहे हैं। आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय करने का ये वोट। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था उसने, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां पड़ी हुई थी। सवाल ये है कि क्या वाकई में औरंगजेब का नाम लेने से बीजेपी को महाराष्ट्र में वोट मिलते हैं? आइए इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। इसके साथ ही धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए 4 और शब्द भी लगातार महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त गूंज रहे हैं, जिसके बारे में दे देते हैं आपको जानकारी। पहला शब्द है वोट जिहाद का, दूसरा धर्मयुद्ध का है, तीसरा औरंगजेब और चौथा है पाकिस्तान का। इन चारों में जो सबसे ज्यादा शब्द गूंज रहा है वो है औरंगजेब का। और ये पहली बार नहीं है जब चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से औरंगजेब के नाम को बार बार चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो और इसके जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती हो। लगातार इतिहास को आप खंगाल कर देखेंगे तो इस तरह का एक सिलसिला सा आपको बीजेपी के नेताओं के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा। अब सवाल यह है कि आखिर औरंगजेब के नाम से भारतीय जनता पार्टी किस तरह की सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है, ये शब्द उसके लिए इतना ज्यादा मुफीद क्यों है, उसके बारे में जल्दी से दे देते हैं आपको जानकारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी आबादी तकरीबन 11.5% है। कुल 60 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम खासा असर रखते हैं। राज्य में 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से लेकर 70% तक मुस्लिम वोटर हैं और मुस्लिमों का वोट एक तरफा बीजेपी गठबंधन के विरोध में पड़ता रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है ताकि गोलबंदी करके चुनावी मैदान में एक बार फिर से फतह हासिल किया जा सके। और यही कारण है कि बीजेपी लगातार इस वोट बैंक पर निशाना साध रही है। अब आपको दिखा देते हैं बड़े बड़े नेताओं की ओर से किस तरह के बयान दिए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी CM, उनकी ओर से जो बड़ा बयान सामने आया है जिसकी आज दिन भर लगातार ABP न्यूज पर चर्चा होती रही। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा उद्धव औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं औरंगजेब ने देश को लूटा था। तो ये बयान भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ये बताते हैं कि औरंगजेब की एंट्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की सियासत को करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके जरिए लगातार असदुद्दीन ओवैसी, उद्धव ठाकरे पर वो निशाना साध रही है, लेकिन विरोधी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, कितना भी वो औरंगजेब को चुनावी मैदान में लेकर आए। ये महाराष्ट्र का संभाजीनगर शहर है। 3 साल पहले तक इसे औरंगाबाद कहा जाता था। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदला था क्योंकि उनकी पार्टी औरंगाबाद को मुगल शासक औरंगजेब का प्रतीक मानती थी। लेकिन अब उन्हीं उद्धव ठाकरे को बीजेपी के नेता औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बताते हैं, निशाना साधते हैं। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अगाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे, औरंगजेब फैन क्लब के नेता। औरंगाबाद में औरंगजेब की मजार है।
साल 2022 में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इस मजार पर गए थे। खूब विवाद हुआ था। पिछले साल प्रकाश अंबेडकर भी औरंगजेब की मजार पर गए थे। असल में भारतीय राजनीति में औरंगजेब का नाम विवाद का प्रतीक माना जाता है। औरंगजेब ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से वृंदावन और काशी तक सभी मंदिरों को उद्ध्वस्त किया था। मराठवाड़ा में बसे औरंगाबाद का नाम भी मुगल प्रशासक के तौर पर औरंगजेब से ही रखा गया था। अब इसका नाम बदलने का एजेंडा उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिछले 30 साल से करती आ रही है। लेकिन अब औरंगाबाद का नाम बदला जा रहा था। तब कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए थे। 37 साल की आबादी वाले संभाजी नगर, जो कि पहले औरंगाबाद था, वहां मुस्लिम आबादी करीब 21% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से ओवैसी की पार्टी के सांसद और विधायक चुने गए थे। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से यहाँ ओवैसी का अच्छा खासा प्रभाव है। इसलिए ओवैसी दोनों भाई इस इलाके में विवादित बयानों के जरिए मुस्लिम वोटों की गोलबंदी के लिए जोर लगाते हैं। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। दरअसल माना यह जाता है कि औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की थी, जिसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। यही नहीं, औरंगजेब ने अपने बूढ़े पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी 7.5 साल तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी चर्चित किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातन पंथी बादशाह के रूप में पेश बताया था। औरंगजेब अकबर के बाद दूसरा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने करीब आधी सदी तक 1658 से 1707 तक राज किया, जो कि भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भेजा था। उसी के नाम पर औरंगाबाद शहर का नामकरण हुआ। लेकिन औरंगाबाद और औरंगजेब के नाम के जरिए बीजेपी की राजनीति का टारगेट पूरा महाराष्ट्र है। इसलिए पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता औरंगजेब के बहाने विपक्ष पर निशाना साध रहा है। और क्यों साधा जा रहा है, उसे जानने के लिए अब जरा मुस्लिम बहुल सीटों का सियासी हिसाब किताब समझिए। 20% से ज्यादा आबादी वाली 38 मुस्लिम बहुल सीटों पर 2019 में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। तब बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना को 9 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 11, एनसीपी को 3, MIM और SP को 2-2 सीटें मिली थी। उस वक्त भी औरंगजेब के नाम पर बीजेपी और शिवसेना ने धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया था। नतीजा फेवर में रहा था। एक बार फिर बीजेपी उसी पिच पर खेल रही है ताकि हिंदू वोटों की गोलबंदी उसके पक्ष में हो सके। मैं चुनावी कवरेज के लिए इस वक्त आर्थिक राजधानी मुंबई में हूं। यहाँ पर अलग अलग समीकरण साधे जा रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साधे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत किस तरह से आगे बढ़ी है और बीजेपी इसको लेकर कितनी आक्रामक है, इस बात से समझिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। एक दिन में 3 बड़ी रैलियां वो कर रहे हैं। तीनों रैलियों के जरिए विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से उनकी ओर से निशाना साधा जा रहा है। आज अपनी 3 रैलियों के जरिए विधानसभा की 38 सीटों पर किस तरह का समीकरण फिट करने की कोशिश पीएम की ओर से की गई है और उनकी मौजूदगी का कितना पड़ने वाला है असर, उसको बताते हुए अब अगली रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। चंद्रपुर के चिमूर में पीएम मोदी ने किया कांग्रेस पर बांटने वाला वार। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है। उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर जाए, ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सोलापुर की रैली में मोदी ने कांग्रेस पर किया सियासी प्रहार। ये महाअगाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। पुणे की रैली में कांग्रेस पवार और उद्धव की त्रिमूर्ति के खिलाफ मोदी की ललकार।
महायुति से पहले महाराष्ट्र में जो लोग सरकार चला रहे थे, उनके पास आपको बताने के लिए एक काम नहीं है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। चिमूर की रैली में आदिवासियों से एकजुट होने की अपील की, आरक्षण का जिक्र किया और कह दिया कि आपको सतर्क रहना होगा। अगर आप एक नहीं रहे, कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सतर्क रहना है। मोदी ने विपक्ष पर करप्शन को लेकर भी वार किया और महाअघाड़ी के अंदर सीएम पद को लेकर चल रही तकरार का भी जिक्र करके हमला कर दिया। अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। ये अघाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार नहीं दे सकते। मोदी के बयानों का ये बाउंसर अभी जारी रहने वाला है। वैसे प्रधानमंत्री ने जो 3 रैलियां की हैं, उसका सियासी असर कहां तक जाने वाला है, अब उसे समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के कुछ हिस्से आपने सुन लिए, जिसके जरिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोदी ने पूरा जोर महाराष्ट्र के 288 सीटों को जीतने के लिए किस तरह से लगाया हुआ है और अलग अलग हिस्सों में जाकर लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार उनकी ओर से किया जा रहा है। आज 38 सीटों पर सीधा प्रभाव डालने की उनकी ओर से कोशिश की गई है। जो खास बातें रही उसके बारे में आपको जल्दी से देते हैं जानकारी। आज पीएम ने जिन जिन इलाकों को, जिलों को साधा है, उनमें चंद्रपुर, सोलापुर और पुणे शामिल हैं। विधानसभा की यहां पर कुल 38 सीटें हैं। अपनी रैली के जरिए पीएम ने पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ के वोटरों को सीधा संदेश दिया है। 2019 में बीजेपी को इन 38 में से 15 सीटों पर जीत मिली थी। पुणे का इलाका शरद पवार के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। पीएम ने ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए शरद पवार को पुणे में और चंद्रपुर में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। जिस चंद्रपुर में पीएम की रैली हुई वो इलाका आदिवासी बहुल है। राज्य में 25 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 8, शिवसेना को 3, एनसीपी को 6, कांग्रेस को 4, अन्य को 4 सीटें गई थीं। पीएम की इस रैली के जरिए बीजेपी की कोशिश न सिर्फ आदिवासी बहुल सीटों पर अपना पूरा प्रभाव जमाने की है, बल्कि 2019 जैसा प्रदर्शन दोहराने की भी है। हालांकि तब की परिस्थितियां अलग थी, उद्धव ठाकरे उनके साथ थे, लेकिन अभी शिवसेना में 2 फाड़ है और यहां पर लगातार अपनी ताकत के जरिए जोर आजमाइश जारी है। इन सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत अलग अलग करवट बदल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, बटोगे तो कटोगे का नारा योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पलटवार करते हुए उनकी तुलना आतंकवादियों से कर दी गई। उनके भगवा कपड़े पर भी निशाना साधा गया। और आज आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा है और साथ ही उनको एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। जो कांग्रेस बटेंगे तो कटेंगे के नारे को सांप्रदायिक बताती है, सीएम योगी ने उसी कांग्रेस के अध्यक्ष को ये चैलेंज दिया है। अकोला में आज सीएम योगी ने इतिहास के पन्नों को पलटा और कांग्रेस अध्यक्ष से राजाकारों पर सवाल पूछे। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। खड़गे और योगी की सियासी जंग में राजाकारों की एंट्री कैसे हुई समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए दोनों की सियासी अदावत की शुरुआत जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी की थी। योगी आदित्यनाथ साधुओं का वेश पहनते हैं, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम नहीं। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है।
सीएम योगी ने इसी बयान का पलटवार करते हुए आज मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया, लेकिन साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष को एक और वायरल भाषण के लिए निशाने पर लिया। बटेंगे तो कटेंगे के नारे का एम्बेसडर मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बना डाला। इस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बचपन के मुश्किल दिनों को याद किया था। मैं अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया क्योंकि वो घर जला दिया गया। लेकिन सीएम योगी ने पूछा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने घर जलाने की बात तो बताई, लेकिन गुनहगारों का नाम क्यों नहीं बताया। पूछा क्या कांग्रेस के कथित सेक्युलरिज्म को लिबास ओढ़ने के लिए खड़गे अपनी आपबीती पर भी पर्दा डाल रहे हैं। साल था 1948। हैदराबाद कर्नाटक एक छोटे से गांव में 7 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के टिन के छत वाले घर को जालिम रजाकारों ने आग के हवाले कर दिया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में खड़गे की जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने अपनी मां और बहन को खो दिया। इसके कुछ समय बाद ही ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने निजाम शासित हैदराबाद का विलय भारत में करवाया और एक क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम की। खड़गे ने महाराष्ट्र में इमोशनल स्पीच दी थी। बीजेपी ने उसे और विस्तार दे दिया। निशाने पर रजाकार हैं और बीजेपी खड़गे को रजाकारों पर बयान देने का चैलेंज कर रही है। योगी के जिस नारे को खड़गे काउंटर कर रहे थे, योगी ने उन्हीं खड़गे के सहारे अपने नारे को और धार दे दी है। तो दोनों ही तरफ से आपने देख लिया, वार पलटवार का दौर जारी है। एक दूसरे पर जुबानी जंग के तहत ही आपको बता दें तीर छेड़े जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने किस तरह से पूरा प्लान बनाया है। पीएम मोदी समेत अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम सभी ताबड़तोड़ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे दिखना नहीं चाहती है। महाविकास अघाड़ी की ओर से भी लंबा चौड़ा प्लान तैयार किया गया है और उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पर आकर यहां खेलना चाहती है। चुनावी प्रचार के लिए उसकी क्या तैयारी है, उसके बारे में देते हैं आपको जानकारी। अगले 6 दिनों में कांग्रेस 90 चुनावी सभाएं करने जा रही है। राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता ताबड़तोड़ इसमें प्रचार करेंगे। 90 में से 20 रैलियां राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे की होंगी। कल से प्रियंका गांधी भी प्रचार में उतरने वाली हैं। कांग्रेस विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहती है। 17 नवंबर को मुंबई में अघाड़ी के नेताओं की बड़ी रैली संभव है। कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी के 5 बड़े वादों वाले गारंटी कार्ड को करीब 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए डोर टू डोर अभियान भी चलाया जा रहा है। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएं और बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाएं। चुनाव के आखिरी चरण में कांग्रेस ने किसानों के 3 लाख कर्ज माफी और महिलाओं को 3,000 प्रतिमाह देने वाले लुभावने वादे को आक्रामक तरीके से लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। मतलब कांग्रेस पार्टी भी आखिरी 6 दिनों में पूरा जोर लगाना चाहती है। आपको बताते चले, सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की काफी ज्यादा डिमांड है। जो युवा चेहरे भी हैं उनके भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम यहां पर कराए जा रहे हैं और इसी के साथ ही साथ खुद कांग्रेस के दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं ताकि आखिरी 6 दिनों में बाजी अपने रुख के हिसाब से अपनी तरफ किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच बात अब उद्धव ठाकरे की कर लेंगे। आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे इन दिनों जहां पर भी चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं वो अपना मोबाइल कैमरा ऑन रख रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, लगातार पिछले 2 दिनों से उनके हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है। पहले यवतमाल, फिर लातूर में उनके हेलीकॉप्टर की उड़न खटोले की जांच की गई, तो उसके बाद उद्धव का सब्र जवाब दे गया और अधिकारियों पर वो बरस पड़े। महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर रोक दिया गया। लातूर में लैंडिंग के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग के अफसरों ने उद्धव का हेलीकॉप्टर घेर लिया।
लेकिन चुनाव अधिकारी शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष के बैग की जांच करते उसके पहले उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर अफसरों की जांच शुरू कर दी। करो खोलो, नहीं हो दादा, 1 मिनट, पहला आई कार्ड। 24 घंटे में लगातार दूसरी बार हेलीकॉप्टर और सामान की जांच से भड़के उद्धव ठाकरे अपनी नाराजगी पुलिस और चुनाव आयोग की टीम पर निकालने लगे हैं। काय नाव? महेश शाणपण काय? शानी में कुठले? जिल्हा परिषद बांधकाम जिल्हा परिषद. अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं? दाखवा सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर. तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का ये रूप देखकर उद्धव के बैग की जांच करने पहुंचे अफसर भी थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए। तुमचं नाव काय? हनुमंत बालके. हनुमंत कुठले? कृषी विभाग. तुमचं नाव काय? बालाजी बेवणाळे, कृषी विभाग. कृषी विभाग. फोटो दादा या. तुमचं नाव काय? प्रदीप पुंजे. सबके नाम और नौकरी की जानकारी के बाद उद्धव ने चुनाव आयोग की टीम को अपने साथ लाए बैग की जांच करने की इजाजत दे दी। हालांकि जांच के दौरान उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन की टीम के सदस्यों को एक बार फिर खरी खोटी सुनाई। मोदींना तपासलं त्यांना सस्पेंड केलं होतं. पोलीस दादा या तुमचा पण फोटो काढतो या. लातूर में हेलीपैड पर हुए इस हंगामे के दौरान उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होने तक उद्धव के हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ की इजाजत नहीं दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान बार बार उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच से उनकी पार्टी भड़क गई। शिवसेना यूपीटी आरोप लगा रही है कि सत्ता पक्ष के नेताओं की कोई जांच नहीं हो रही, क्योंकि चुनाव आयोग के सारे कायदे कानून सिर्फ विपक्ष और आघाड़ी के नेताओं के लिए है। क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे. क्या करेंगे आप? कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे. लेकिन सरकारी अफसरों के साथ ठाकरे की इस ठसक ने बीजेपी को उद्धव पर हमले का नया मौका दे दिया है। बीजेपी का कहना है कि जांच सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के नेताओं की भी हो रही है। उद्धव ठाकरे वो क्या अपने आप को शहंशाह समझते हैं क्या? उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का हेलीकॉप्टर और बैग चुनाव आयोग के अधिकारियों ने गत सप्ताह में कोल्हापुर में इसी प्रकार से चेक किया था। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच इस लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रही हैं, चुनाव आयोग हर नेता पर एक जैसी कार्रवाई करे। उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं, जब सबकी चेकिंग हो कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है। लातूर की तरह सोमवार को यवतमाल में भी जांच के नाम पर उद्धव का हेलीकॉप्टर रोक दिया गया। तब से उद्धव ठाकरे खुद ही जांच का वीडियो बनाकर लगातार केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, उसके बाद के बवाल को आपने देख लिया है, लेकिन बड़ी खबर यह है लातूर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भी हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। इस बाबत और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मृत्युंजय सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है? चित्रा, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सभा थी लातूर में ही, और लातूर में भी एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर लातूर के हेलीपैड पर उतरी, वहां पर चुनाव आयोग की टीम वहां पर पहुंची, अपने कैमरे के साथ और तमाम दस्तावेजों के साथ वहां पर पहुंची और नितिन गडकरी को अपना परिचय दिया और कहा कि हमें आपके हेलीकॉप्टर की और उसके सामान की हमें जाँच करनी है। नितिन गडकरी ने उनका स्वागत किया और कहा कि आप बिल्कुल जाँच कर सकते हैं। नितिन गडकरी एक किनारे खड़े रहे और अपने अन्य वाहन का इंतजार करते रहे। जो भी कर्मचारी थे उन्होंने पूरी जांच की और नितिन गडकरी का जो हेलीकॉप्टर जब जांच किया गया तो उनसे फूड पैकेट बहुत सारे थे, खाने पीने की चीजें थी, चिप्स थे, नमकीन थी, बिस्किट थे, घर का बना हुआ खाना था और कुछ भाषण के दस्तावेज थे, पार्टी के पेपर्स थे। इसके अलावा चुनाव कर्मचारियों को कुछ चीजें नहीं मिली, बस यही चीजें मिली। खाने पीने की ज्यादा सामान रखे हुए थे, दवाइयाँ थी
और फिर उसके बाद में चुनाव कर्मचारियों ने नितिन गडकरी का धन्यवाद कहा और फिर नितिन गडकरी सभा के लिए चले गए। चूंकि ये फुटेज जो है एक प्रक्रिया के तहत, एसओपी के तहत ये रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास उपलब्ध हैं। जब नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर की जांच की गई और जांच के दौरान जो भी चीजें सामने आ रही हैं सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तो चित्र हम देख रहे हैं जिस प्रकार से सियासत गरमाई हुई थी, इस क्या सिर्फ उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है। एनडीए के नेता लगातार कह रहे थे कि बाकी नेताओं की भी जांच होनी चाहिए और तब तक ये तस्वीर भी हमारे पास सामने आ गई। आज दोपहर की तस्वीर है जब नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ 2 दिनों से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नितिन गडकरी के उड़न खटोले की भी जांच की गई, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। खाने पीने का सामान, दवाइयां, जिसके बारे में मृत्युंजय आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, और इन सब के बीच आपको बताते चले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को आज के दिन पूरे 1 महीने बीत चुके हैं। मुख्य आरोपी जो तीसरा था वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी ओर से हर रोज नए नए खुलासे किए जा रहे हैं और आज जो खुलासा उसकी ओर से किया गया है उसने सिद्दीकी परिवार की मुश्किलें किस तरह से बढ़ा दी हैं। मुंबई पुलिस के सामने चुनौती अब आगे आने वाले वक्त में कितनी बड़ी और कड़ी है, हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं, उसको बताती हुई अब हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बांद्रा का वो टारगेट पॉइंट, वो हमला, अब सबसे बड़ा उस पर खुलासा हुआ है। निशाने पर बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान दोनों ही थे। जी हां, लेकिन मारे गए बाबा सिद्दीकी। मर्डर का तीसरा आरोपी शिवा अब मुंह खोल रहा है और बाबा सिद्दीकी मर्डर से जुड़े हर राज को खोल रहा है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर जितना सनसनीखेज है उतना ही सनसनीखेज इस मर्डर से जुड़े खुलासे हैं। पकड़े जाने के बाद हत्या करने वाले तीसरे आरोपी शिव कुमार ने पुलिस के सामने जो कुछ खुलासा किया है उसने बाबा सिद्दीकी परिवार के होश उड़ा दिए हैं। शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने उसे बाबा सिद्दीकी या फिर जीशान दोनों में से किसी एक की हत्या की सुपारी दी थी। शिवा के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने कहा था बाबा या फिर जीशान में से जिस टारगेट से सबसे पहले सामना हो उसकी हत्या करनी है। और देखिए तो उस दिन बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के बांद्रा वाले ऑफिस से पहले निकल गए थे। वो अपनी कार के पास पहुंचे ही थे कि हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी जान ले ली। लेकिन उसके आगे शिव कुमार गौतम ने जो कुछ बताया वो बताता है कि अपराध के लिए भी लॉरेंस गैंग अपने शूटर्स को कैसे तैयार करता है। शिवा के मुताबिक हत्या को लेकर वो डरा हुआ था। ऐसे में विदेश में बैठा अनमोल बिश्नोई ने फोन से उसका मनोबल बढ़ाया। अनमोल बिश्नोई ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या समाज के भले के लिए है और बिना डरे हमला करने को कहा। शायद इसे लॉरेंस गैंग का ब्रेन वॉश वाला गेम कहेंगे या फिर अपराध के लिए शिवा और उसके साथियों में खत्म हो चुका डर, जिसकी वजह से सरेआम बाबा सिद्दीकी जैसे शख्सियत की जान लेने में हत्यारे सफल हो गए। शिवा के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को गोलियों से छलनी करने के बाद वो भागा नहीं था, बल्कि उसने फौरन अपनी शर्ट बदली और उसी भीड़ में शामिल हो गया जो बाबा सिद्दीकी को गोली लगने के बाद वहां जमा हो गई थी। भीड़ भाड़ की वजह से वहां पुलिस के बीच भी उसकी मौजूदगी किसी को पता नहीं चल पाई। उसके बाद वो पूरे इत्मीनान के साथ ऑटो से कुर्ला स्टेशन पहुंचा और फिर वहां से लोकल ट्रेन के जरिए ठाणे से उसने पुणे के लिए एक और ट्रेन पकड़ी, जहां पहुंचकर उसने अपना मोबाइल फोन फेंक दिया ताकि पुलिस किसी भी सूरत में उसे ट्रेस न कर सके। समूचा महाराष्ट्र बाबा सिद्दीकी की हत्या से हैरान था और उसी हत्या का आरोपी शिवा उसके बाद भी 7 दिन तक पुणे में रुका। पुणे से शिवा झांसी पहुंचकर 5 दिन तक छिपा रहा। 5 दिन बाद वो लखनऊ गया। वहां शिवा ने नया मोबाइल फोन खरीदा। उसके जरिए अपने साथियों से 11 दिन तक बात कर आगे की प्लानिंग सेट की और फिर बहराइच अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। इस दरमियान उसका प्लान उज्जैन और फिर वैष्णो देवी जाने का भी था, जिसके बाद वो विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन ऐसा हो न सका।
21 दिन की कड़ी मशक्कत और शिव कुमार से जुड़े 45 लोगों पर नजर रखने की कोशिश रंग लाई और 10 नवंबर को शिवा पुलिस की जाल में फंस गया। उधर घाटी में आतंकवादियों की हलचल लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। किश्तवाड़ में हमारे सेना के जेसीओ राकेश की शहादत हो गई थी, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर मंडी लेकर आया गया और आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन कई ऐसे सपने उनके रह गए जो पूरे करने अभी बाकी थे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पत्नी को उम्मीद है कि तिरंगे में लिपटे उसके पति का शव उठ खड़ा होगा। एक बेटा ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। भारत माता की जय की गूंज के साथ भारत मां के लाल के लिए मातम पसरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भीड़ का ये हुजूम शहीद राकेश कुमार को नमन करने सड़कों पर निकल पड़ा। हर एक आंख नम थी और दहशतगर्दों की कायराना हरकत के खिलाफ गुस्सा था। राजकीय सम्मान के साथ शहीद राकेश कुमार के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। महज 42 साल की उम्र में वो देश के लिए जान न्यौछावर कर शहीद राकेश कुमार अपनों को छोड़कर चले गए। जेसीओ राकेश कुमार 2 दिन पहले ही किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। कल ही उनके पार्थिव शव को जम्मू से मंडी लाया गया था। जिस जवान के घर लौटने पर कभी पूरा इलाका खुशहाल हो उठता था, आज उसकी अर्थी पहुंचने पर पूरा गांव गमगीन हो उठा है। जिस वाहन में शहीद राकेश कुमार के शव को घर तक लाया गया, उस पर पूरे रास्ते पुष्प वर्षा होती रही। सड़कों पर लोग शहीद राकेश कुमार की तस्वीर को नमन कर सर्वोच्च बलिदान को नमन करते नजर आए। शहीद राकेश कुमार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके कई सपने अधूरे रह गए। पिछले साल हिमाचल में बड़ी आपदा आई थी। इसकी चपेट में शहीद राकेश कुमार का घर भी आ गया था। टूटे घर को फिर से बनाने की तैयारी थी। शहीद राकेश ने अपने भाई से वादा किया था कि इस बार वो छुट्टी पर आएंगे तो आशियाना बनवाएंगे, लेकिन शहीद राकेश छुट्टी पर घर नहीं आ पाए। उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा। हमारा वो पीछे मेरे से मिल के आया था, यहाँ कुछ प्रोग्राम था हमारे, तो उसमें आया था और उसने बोल के गया कि मैं दिसंबर में आऊँगा और दिसंबर के बाद फिर हम जो जनवरी से नया काम लगाएंगे घर का। लेकिन अपने भाई से किए वादे को शहीद राकेश कुमार निभा नहीं पाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहीद राकेश कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया, तो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी मां भारती के सपूत को नमन किया। आगे बढ़ते हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार प्रचंड तरीके से बन गई, लेकिन वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक डर का माहौल भी है। कई आलोचना का सामना भी उनको करना पड़ा है और इसकी वजह है एक दवा जिसको लेकर महिलाओं में एक अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। उसके बारे में जल्दी से दे देते हैं आपको जानकारी कि वो कौन सी दवा है जिसकी बिक्री अचानक से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। दरअसल आपको बताते चले कि अमेरिका में डर यह है कि गर्भपात पर बने कानून का 2022 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात का अधिकार समाप्त कर दिया था। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का समर्थन किया था। अब ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद अमेरिका में महिलाओं का एक बड़ा वर्ग चिंतित है। उन्हें इस बात का भय है कि अब अमेरिका में गर्भपात की दवाएं पूरी तरह से कहीं बैन न कर दी जाएं या फिर उनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी डर ने अमेरिका में महिलाओं की बेचैनी बढ़ा दी है। अमेरिका में 4B जैसा आंदोलन महिलाओं की ओर से शुरू कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा मामला है क्या किस तरह से व्यापक रूप लेता हुआ चला जा रहा है, उसको बताती हुई अब अगली रिपोर्ट देखिए। कुछ राज्यों में तो इस पर पहले ही कड़े कानून बनाए जा चुके हैं। ऐसे में ट्रंप की ताजपोशी से पहले तमाम महिलाएं गर्भपात से जुड़ी दवाओं का स्टॉक कर रही हैं, ताकि अगर ट्रंप ने गर्भपात से जुड़ी दवाओं पर बैन लगाया या उनके मिलने पर कड़े नियम बनाए तो उनके पास दवाएं मौजूद रहे। एक मेडिकल सप्लायर के मुताबिक उन्हें सिर्फ 24 घंटे में 10,000 गर्भपात वाली दवा के ऑर्डर मिले, तो दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक गर्भपात की दवा के ऑर्डर 17 गुना तक बढ़ गए हैं। तीसरी रिपोर्ट के मुताबिक दवा के 125 ऑर्डर में से 22 ऑर्डर सिर्फ गर्भपात की दवाओं के हैं। जाहिर है महिलाओं को गर्भपात नियमों को लेकर बड़ा डर है। ऐसे में अमेरिका की तमाम महिलाओं ने इनके खिलाफ 4B आंदोलन शुरू कर दिया है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 4B आंदोलन क्या है। 4B महिलाओं के अधिकारों और समानता की मांग करता है। इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण कोरिया में हुई। उस समय उन्होंने इसे 4B नाम दिया था। अब 4B क्या है ये समझिए। पहला B यानी बिहोन, मतलब पुरुषों से शादी नहीं करना। दूसरा बिचुलसन यानी बच्चे नहीं पैदा करना। तीसरा B बीए ओनाय यानी पुरुषों से डेट नहीं करना। चौथा B बिस्केसु यानी पुरुषों से शारीरिक संबंधों से दूरी बनाएंगी। आंदोलन के जरिए महिलाएं ये बताना चाहती हैं कि देश की भागीदारी में उनका हिस्सा भी बराबरी का है। ऐसे में उनके अधिकारों की भी समान रक्षा होनी चाहिए। अब देखना होगा कि ये आंदोलन किस मोड़ तक पहुंचता है। इस आंदोलन को क्या मिलेगी सफलता, कहां तक इसका दायरा जाएगा, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ मुंबई से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।